गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस प्रज्ञा गौरव समारोह पर विशेष रूप से उपस्थित सभी मान्यवर, इस सभागार में उपस्थित मेधावी छात्र, उनके अभिभावक, उनके गुरुजन एवं इस जिले से आगंतुक सब मेरे महेश भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित मंच पर और मंच के सामने सभी प्रतिष्ठित हैं, तो सबका नाम लेते लेते किसी एक का अगर मिस हो जाए तो सभी मान्यवरों को मैं यहाँ से नमन वंदन जय श्री राम। आज के इस विशेष समारोह पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित करने हेतु जिन्होंने सुझाव रखा, प्रस्ताव रखा, जिन्होंने उसे अनुमोदित किया, जिन्होंने उसे पारित होने दिया, उन सभी का करवत आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे निमंत्रित किया, सम्मानित किया, विशेष रूप से अपने समाज के अग्रणी महानुभावों के साथ प्रत्यक्ष परिचित होना, उनके साथ मंच साझा करना एवं इस प्रबुद्ध सभागार के सामने मुझे अभिव्यक्त होने का अवसर दिया। आयोजकों का हृदय की असीम धरातल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी मेधावी छात्र, उनके गुरुजन, उनके अभिभावक को सस्नेह अभिनंदन एवं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने समाज का गौरव बढ़ाया। इन दिनों में कई जगह पर मुझे माहेश्वरी समाज में जाने का अवसर मिला। अपने समाज के भाई बहनों को मिलकर खुशी तो होती ही है, लेकिन आज की खुशी कुछ और है, विशेष है, अद्भुत है, क्योंकि मैं अपने स्वयं के शहर में हूँ, पैतृक रिश्तेदारों के बीच में हूँ, अपने परिवार में हूँ। अपने लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत होना अपने आप में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने का एक संकेत मैं समझता हूँ, और यह मैं सच्चा और अच्छा इंसान बन गया, इसका एक वैलिडेशन भी मुझे अपने लोगों ने दे दिया है। पिछले 3 साल से मुझे अपने समाज में और अन्य समाज में भी कई जगह पर निमंत्रित किया गया, सम्मानित किया गया, मेरा महिमा मंडन किया गया। वैसे तो मैं 30 साल से पालघर में कार्यरत हूँ, उद्योग व्यापार कर रहा हूँ, समाज से बहुत करीब से जुड़ा हूँ, लेकिन ऐसा मान, ऐसा सम्मान, ऐसा स्नेह, इतना सत्कार, सम्मान पहले कभी नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या बात हुई, तो मुझे याद आता है कि कोरोना के आपातकाल में मैंने जो निस्वार्थ भाव से अपने समाज को जो सेवाएं दी है, निःशुल्क जो सेवाएं दी है, उसके बदले में अपने समाज के ने कई हाथ, हजारों हाथ आगे आके मुझे दुआएं दे रहे हैं। यही खूबी है अपने समाज की, आप अगर कुछ हल्का सा कुछ करने की पहल करते हो तो हजारों गुणों से वो उसे लौटाता है। कोरोना का समय, दूसरी पारी, कोरोना अपने चरम सीमा पर था। उन दिनों में इंजेक्शन रेमडेसिविर काफी प्रभावशाली था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी दुर्भिक्षता, काफी शॉर्टेजेस चल रही थी। फॉर्चुनेटली वो इंजेक्शन रेमडेसिविर कमला लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जिस कंपनी का मैं चेयरमैन हूं, वहां पर प्रचुर मात्रा में बन रहा था, लेकिन उसका उत्पादन और वितरण सरकार के निरीक्षण और नियंत्रण में था। किसी विशेष समाज के लिए कुछ मात्रा का सुरक्षित रखना एवं उसे वितरित करना असंभव तो था ही, लेकिन एक गैर कानूनी भी था। लेकिन इस किस्म का असंभव का हमने संभव किया, हमने उसे उपलब्ध कराया और पूरे भारतवर्ष के जरूरतमंद भाई बहनों तक उसे पहुंचाया।
इस रेमडेसिविर मिशन का पर्वापर का उपलब्ध कराना। दूसरा पर्व जो था उसे पूरे भारतवर्ष में माहेश्वरी भाई बहनों को सुचारू रूप से वितरित करना। इसमें अपने महेश सेना के साहसी, उत्साही, सेवाभावी कई महेश सेनानी ने इसका काम किया और बड़ी गोपनीयता के साथ काम किया। किसी को बताना नहीं ये इंजेक्शन कहाँ बन रहे हैं, कौन इसे बांट रहा है, कौन इसे वितरित कर रहा है, इसकी पूरी गोपनीयता के साथ इस मिशन को सुचारू रूप से संपन्न किया। जय महेश। सभागार को निवेदन करता हूं कि उन सेवाभावी अपने महेश भाई बहनों का उत्साह वर्धन करने के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। उन दिनों में मुझे पूछा जाता था कि इतना अगर एक जोखिम भरा काम था, आपने अपना उद्योग व्यापार दांव पे लगाकर ये काम क्यों किया तो किया, उसे मुफ्त में क्यों किया। मेरा जवाब रहता था उनको कि इस किस्म की जब मानव समाज पर आपदा आती है तो उस समय पर मानवता का परिचय देना यह अपना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और मैं तो सच्चा महेश्वरी हूँ, दुआओं में भी विश्वास करता हूँ, ना कि केवल पैसों में। इसलिए हमने उसे मुफ्त उपलब्ध भी कराया, वितरित भी कराया। बेसिकली सेवा, त्याग, सदाचार ये हमारा ब्रीदवाक्य है, हमारे संस्कार है, हमारा धर्म है। विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय का मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये काबिलियत दी, ये संस्कार दिए, ये विवेक दिया कि इसे मैं मुफ्त में उपलब्ध कराऊं, नहीं तो ये समान होता, नहीं ये खुशी होती। सो भगवान दत्तात्रेय का बहुत बहुत धन्यवाद। सिंदूरनी छोड़कर पिछले 30 साल से मैं पालघर में हूं। जब मैं पालघर गया तो इतवार के दिन, छुट्टी के दिन घर घर जाके एक एक माहेश्वरी भाई बहनों के यहाँ पर जाके उनको इकट्ठा किया, माहेश्वरी मंडल का गठन किया। कई साल तक मैं उसका अध्यक्ष बना रहा। उस समय पालघर थाना जिला में आता था तो थाना जिला के उपाध्यक्ष बना। फिलहाल माहेश्वरी अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का मानद कार्यकारिणी सदस्य हूँ। 25 साल की मेरी मेडिसिन प्रैक्टिस में मैंने 1 रुपया भी मेरे महेश भाई बहनों से फीस के तौर पे कभी लिया नहीं। इस किस्म का स्नेह, इस तरह का अनुराग मुझे अपने समाज के प्रति है। समाज ने जब मुझे जो जिम्मेदारियां दी है उसे हमने सुचारू रूप से, प्रामाणिकता से संपन्न करने की हमने कोशिश की। जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से कभी भी किसी किस्म का निवेदन, आह्वान, आदेश आता है, किसी विधायक रचनात्मक काम से हम दिल से जुड़ जाते हैं, धन, मन और तन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, श्री महाकाल नगरी उज्जैन में महेश धाम बनने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में शौर्य भवन बनने जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले एमवीपीएम हो या अपने फार्मा क्षेत्र में काम करने वाला एमपीपी हो, समाज के निसहाय परिवारों के लिए आर्थिक अनुदान देने वाली महेश सेवा निधि हो, इन सभी के साथ मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ। कमला फाउंडेशन यह हमारे CSR का विनियोग करने के लिए हमने एक ट्रस्ट स्थापित किया है। हमारी सभी कंपनियों का जो CSR आता है वो कमला फाउंडेशन में जाता है और कमला फाउंडेशन उसका त्रिसूत्री कार्यक्रम करते हैं। एक तो धर्म, स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन चीजों के लिए उसका विनियोग होता है। आज के मुख्य विषय पर आता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप। 2 चरणों में मैं मेरी बात रखूंगा, मेरी जीवनी, और दूसरे चरण में सफलता का मंत्र। आयोजकों ने मुझे 53 मिनट्स का समय दिया है। तय सीमा में मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आयोजक निश्चित रहे। बात शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं जिस विषय पर आज आपके सामने बात करने वाला हूं उसकी कोई औपचारिक शिक्षा मैंने प्राप्त की नहीं है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं कोई विचारवंत भी नहीं हूं। मैंने 30 सालों में उद्योग व्यापार करते करते
जो कोई ज्ञान अनुभव प्राप्त किया वो आपके सामने रखूंगा। मैं एक सामान्य उद्योजक हूँ और आजीवन में उसका साधक और विद्यार्थी रहूंगा, ऐसी मेरी धारणा है। तो मैं प्रथम चरण को शुरुआत करता हूँ। हमारे परदादा आदरणीय श्री गोपालदास जी झोवर उदर निर्वाह एवं उद्योग व्यापार को करने के लिए अपनी मातृभूमि राजस्थान त्याग कर सिंधुनी, इसी जिले में जो सिंधुनी है वहां पर आके बसे। मेरी जन्मस्थली नासिक जिले में माता गोदावरी के समीप बसा एक छोटा देहात साइकेड़ा। यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी में सुइन के हाथ से छोटी खोली में हमारा जन्म 1970 में हुआ। यहाँ पर मैंने प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद मराठी मिलन शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा के लिए पैतृक गांव सिंधुनी आया। यहाँ पर भी जिला परिषद मराठी मिलन शिक्षा माध्यम मराठी। मुझे बताते समय बिल्कुल संकोच नहीं कि हम शुरू से धनवान तो थे नहीं, हालांकि अभी भी नहीं हूं, लेकिन बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट तो घर तो थे नहीं, लेकिन हम प्रवीण हो कभी झुग्गी बस्ती में भी नहीं गए। रहने के लिए 20 बाई 10 का छोटा मिट्टी का मकान, जमीन मिट्टी के, छत मिट्टी का, घर में ट्यूबलाइट नहीं, फर्श नहीं, स्टोव, गैस, फ्रीज, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर या टेप रिकॉर्डर, किसी मनोरंजन का साधन नहीं। बारिश के दिनों में काफी फजत होती थी, 10 जगह से पानी गिरता था, बर्तन रखने के बाद भी जमीन गीली हो जाती थी। 40 वाट का घर में पीला रंग देने वाला, प्रकाश देने वाला बल्ब हुआ करता था। मम्मी का मिट्टी के चूल्हों में रसोई करना, गोवंश गोबर से घर लिपना। मुझे आज वो दिन भी याद है, पापा जिले से यानी जलगांव से रात को ट्यूबलाइट लेके आए, जिसका सफेद प्रकाश देखते हम 5 भाई बहन अचंभित थे और रात भर खुशी के मारे सोए नहीं। मुझे वो दिन भी याद है, घर में शाहबाद फर्श लग रही थी, हम सब भाई बहन बहुत खुश थे और खुशी की बात भी साफ थी कि अभी बारिश के दिनों में जमीन गीली नहीं होगी, मम्मी को गोवंश गोबर से लिपना नहीं पड़ेगा और भाई बहनों के मस्ती में दूध अगर नीचे गिर जाए तो वो बेकार नहीं जाए, मिट्टी के कारण बेकार जाता था, अभी उठाकर छान कर पी सकते थे। इस किस्म की छोटी छोटी हमारी खुशियां होती थी। देहाती अति निम्न स्तर की जीवन शैली में हमारा बचपन बीता। हमारी स्कूल भी वैसे ही थी, घर से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना, पैदल आना। स्कूल मिट्टी की, वहां पर भी फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, जलपान की या शौच शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में हमारा पढ़ाई शिक्षा आगे बढ़ती रही। 10वीं का साल आया, बोर्ड की एग्जाम, सेंटर था तहसील का था जलगांव, 30 किलोमीटर दूर, एसटी बस से जाना, एसटी बस से आना। एक बस मिस हो गई तो 2 घंटा स्टैंड पर प्रतीक्षा करना। आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड की एग्जाम्स में पढ़ाई, पहले दिन की पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम तो आने जाने में ही थक जाते थे। 10वीं का रिजल्ट लगा, एक हॉल में बैठाया, एक चौक के साथ एक ब्लैक बोर्ड पर बताया कि यहाँ पर मैं जितने नाम लिख रहा हूँ वो सब उत्तीर्ण हुए, अन्य लोगों ने अगले साल सफल कोशिश करना। 150 छात्र 10वीं की परीक्षा में बैठे थे, केवल 15 छात्रों का नाम लिखा गया, यानी 10% निकाल लगा। इन दिनों में मुझे कई स्कूलों में मुख्य अतिथि के रूप में वार्षिक समारोह पर जाने का अवसर मिलता है। वार्तालाप में मालूम पड़ता है कि उनके स्कूल का कई सालों से निकाल 10वीं का निकाल 100% लग रहा है। आप अनुमान लगा सकते होंगे उस जमाने में, उस समय हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, हमारे स्कूल का कैसा रहा होगा। सौभाग्यवश वो 15 नामों की सूची में पहले क्रमांक पर दिगंबर जय किशन झोवर, मेरा पहला नाम लिखा गया। उस साल में पहले क्रमांक से पास हुआ। जो छात्र उन दिनों में ऊंचे क्रमांक में पास होते थे वो तो एक तो इंजीनियर या डॉक्टर्स बनते थे, क्योंकि अन्य शाखाओं का, अन्य क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं था। मैंने डॉक्टर बनने का सपना लेके नासिक पहुंचा।
नासिक माहेश्वरी हॉस्टल आरवाईके कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां जाने के बाद एक न्यूनगंज मराठी माध्यम से गए सीधा आरवाईके कॉलेज इंग्लिश मीडियम, वहां पर कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चे आते थे, फरार इंग्लिश बात करते थे। यहाँ तो इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी का भी ठिकाना नहीं था, मराठी का ही ठिकाना था। मराठी मतलब इथून तो इतलो, कुटुंब तो कुटलो, और हिंदी टेकू मेकू कायकू, और इंग्लिश का तो सवाल ही नहीं था। ऐसे में हमने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की, बड़ी मेहनत की, 3 मार्क कम पड़े, एमबीबीएस को एडमिशन हो न सकी। 25 साल बाद जो विजय मेडिकल कॉलेज पुणे में मुझे एमबीबीएस करने का मेरा जो सपना था, वो मेरे बेटे ने डॉक्टर पुष्कर ने 25 साल बाद पूरा किया। वो जो खुशी, वो जो गौरव उसने मुझे दिलाया, इस मन से उसका दिल से आभार प्रकट करता हूं। 3 विकल्प थे, 1 साल की विश्रांति लो, फिर से 12वीं की परीक्षा दो, रुकना मना था। दूसरा विकल्प था डोनेशन दो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। ये चैप्टर तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तीसरा विकल्प था डॉक्टर की अन्य शाखाओं में एडमिशन लो। ऐसे ही हमने पंचवटी गणेशपुरी आयुर्वेद कॉलेज में दाखिल हुए, पढ़ाई खत्म हुई। हमारे सभी मित्र अपने अपने गांव में, नासिक जिले में के आसपास अपना क्लिनिक शुरू किया। उन दिनों में मैं अक्सर थाना जिला की 2 तहसील है, मुरबाड और शाहपुर, जहाँ मेरे चचेरे भाई मेडिकल प्रैक्टिस काफ़ी सफलता के साथ करते हैं, उनके पास मैं अक्सर जाता था। उनकी जो ओपीडी में देखता था, कम से कम रोज 100 रुपयों को देखता था, और शाम में जमा होने पूंजी मुझे काफ़ी आकर्षित करती थी। घर वालों की इच्छा थी कि मैं सिंदूर में प्रैक्टिस करूं, लेकिन सिंदूर में की डॉक्टर्स की मैंने हालत देखी है। एक तो रुकनों की संख्या कम, फीस भी कम, और वो भी उधार। तो मैंने सोचा कि मैं तो थाना जिला के किसी तहसील में जाकर अपना क्लिनिक शुरू करूंगा। घर वालों की इच्छा के उपरांत मैं पालघर एसटी बस पकड़कर निकल गया। घर से 1 रुपया भी नहीं लिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया। पालघर पहुंचा। पालघर में कोई मित्र नहीं, कोई परिचित नहीं, अपने समाज का एक घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसे अनभिज्ञ जगह जिसे मेरे परिवार ने और मैंने कभी नक्शे में भी नहीं देखा था, ऐसे अनभिज्ञ जगह पर मैं जा पहुंचा। डालना था क्लिनिक डालना मतलब आपको सर्वे करना, कहाँ जगह ढूंढना। लॉज पर, होटल पर रुककर रहने खाने पीने की व्यवस्था कर सर्वे करना नामुमकिन था। तो मैंने सोचा तो भी पहले रहने खाने पीने की व्यवस्था करें। तो मैंने एक अस्पताल में आरएमओ की जॉब की, ₹2000 महीना, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो गई। सुबह शाम डॉक्टर को असिस्ट करता था, दोपहर में सर्वे करने निकलता था। 3-4 महीनों की कड़ी मेहनत से मुझे एक मन पसंदीदा जगह मिल गई, 150 स्क्वायर फीट। उसे किराए से लिया। आदरणीय सम्मानीय मेरे बड़े भाई साहब मुरबाड निवासी डॉक्टर किरण झोमर जो माहेश्वरी लगाते हैं, उनसे 10,000 रुपया ले आया, फर्नीचर किया। 1994 में अपना दवाखाना शुरू हो गया। मैं इस मन से डॉक्टर किरण माहेश्वरी का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने उस समय 10,000 नहीं देता तो आज मैं यहां न होता। हमारा क्लिनिक शुरू हो गया, ईश्वर की बड़ी कृपा रही। 10, 20, 30, 40 करते साल भर में मैं 100 रुग्णों को देखने लगा। पहले 3 महीनों में किरण भाई का 10,000 रुपया चुकाया। केवल पैसा चुकाया, उसका ऋण नहीं। ऋण मुझे आजीवन रहेगा, मैं ऋण में रहना चाहूंगा। साल भर में जो जगह थी मेरी किराए से ली, उसको 11 महीने में करार खत्म होते ही उसको पहले खरीदी की 3.5 लाख रुपए में। वो मेरी पहली एसेट पालघर की। उसके 6 महीनों के बाद में मैंने मारुति फ्रंटी खरीदी की, जिसे पाने के लिए मैं कई सालों से तरस रहा था। और उन दिनों में मारुति को पाना मतलब धनवान होने की निशानी समझी जाती थी।
1.5 साल में एक दिन भी मैंने क्लिनिक बंद नहीं रखा था। अभी मारुति गाड़ी लिया, ड्राइवर लिया, पूरे महाराष्ट्र में मेरे जो परम मित्र है उनके पास और करीबी रिश्तेदारों के पास जाके आया। दिगंबर अभी समृद्ध संपन्न रईस बनने जा रहा है, इसका सबल प्रदर्शन करके आ गया। बड़ी खुशी हो रही थी। अगले 3-4 सालों में स्वयं की, भाई बहनों की, सबकी शादी की। सबल क्लिनिक के बाद में उद्योग व्यापार का विस्तार के सपने आने लगे। डॉक्टर के लिए सबसे आसान अगर कोई उद्योग है तो रिटेल मेडिकल स्टोर्स। गांव से बड़े भाई साहब राजू दादा को वहां पर निमंत्रित किया, बुलाया, उसके साथ मिलकर अपना रिटेल मेडिकल स्टोर शुरू किया, ग्रुप रूपा मेडिकल स्टोर। अभी गांव में पापा अभी भी अपनी किराना दुकान चल रही थी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर राजेंद्र की पालघर में मेडिकल स्टोर, मेरा क्लिनिक। अभी हमारे अर्थार्जन के 3-3 साधन, 3-3 स्रोत निर्माण हो गए। हम बहुत खुश थे। कुछ दिन के बाद में फिर सिंदूर में से मम्मी पापा और पूरे परिवार को वहाँ पर स्थलांतरित किया। पूरे परिवार को साथ में रहने का आनंद कुछ और रहा। आत्मविश्वास बढ़ते गया। खाना खाने के बाद में रात में राजू दादा और मैं घूमने निकलते थे। नवरत्न केवम वाला कलकत्ता एक पान लेते थे, आधा वो खाता था, आधा मैं खाता था, और पान खाते खाते चर्चा करते थे, पान पर चर्चा, और एजेंडा एक ही रहता था, धनवान कैसे बने, उद्योग व्यापार का विस्तार कैसे करें। सफल मेडिकल स्टोर्स के बाद में हमारी जो महत्वाकांक्षा जागरूक हुई, तो हमने आसपास देखा कि जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें और हमारे जैसे हजारों लोगों को दवाई बिकता होगा तो जरूर इसका व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी होगी। बस इस विचार से हमें प्रेरणा आई कि रिटेल बंद कर देते थे, होलसेल शुरू कर देते। हमने रिटेल बंद किया, होलसेल शुरू किया। यहाँ पर हमने बहुत सफलता के साथ उद्योग व्यापार बढ़ाया। हमारी आमदनी 5 गुना बढ़ गई। हम बहुत खुश थे। सफलता के साथ में और महत्वाकांक्षा जागरूक हुई। हमने सोचा हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये मार्केटिंग वाले कितने लोगों को दवाई बेचते होंगे, यानी मार्केटिंग कंपनी वालों के उद्योग बढ़ा, व्यापार बढ़ा और स्केलेबल भी है। मुझे अगर मैं होलसेल काम करता हूँ तो पालघर के एरिया के अलावा मैं कहीं जाके बिक नहीं सकता। ये मार्केटिंग कंपनियां पूरा महाराष्ट्र में जाते होंगे, पूरे भारत भर में जाते होंगे, तो क्यों ना हम अपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट तैयार करें और उसकी मार्केटिंग करें। सौभाग्यवश पालघर क्षेत्र ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर कई फार्मा कंपनियां कार्यरत है। माता सरस्वती का जीवन पर वास रहा है। बातचीत वार्तालाप अच्छी कर लेता हूँ, वहाँ पर जाए और अपने ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। 5, 10, 15, 20 करते एक बास्केट हमने बनाई। पालघर क्षेत्र में 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे और उसका विस्तार पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में कई सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमने काम किया। यह काम भी हमें काफ़ी सफल रहा। यहाँ पर हमें अर्थार्जन बहुत अच्छा हुआ। फिर से सफलता, फिर से महत्वाकांक्षा। हम जहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे तो हमारी नज़र मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ी। हमने सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग मेरे जैसे कितने मार्केटिंग कंपनियों को दवाई बना के देता होगा, जरूर इसका व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी होगी। फिर उसका अभ्यास करना शुरू किया तो जानकारी मिली कि अगर ये शुरू करना है तो आपको उस क्षेत्र की औपचारिक शिक्षा चाहिए, उस क्षेत्र का अनुभव चाहिए, और ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में लंबा पैसा लगता है निवेश करने के लिए। तो औपचारिक शिक्षा, उस क्षेत्र का अनुभव और वहां पर लगने वाली पूंजी, ये तीनों में मैं तीनों की क्षमता मेरे पास थी नहीं, और एक डर भी सता रहा था अगर इसमें असफल है तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमने सोचा ये तो करना है, क्योंकि ये 3 चीज मेरे पास थी नहीं, लेकिन जोश मेरे पास था। मैंने 5 मित्रों को इकट्ठा किया, डॉक्टर्स को, एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया।
तारापुर एमआईडीसी में एक प्लॉट आवंटित किया 2002 में, और 2002 से 2007 तक हमारे जीवन की दुर्दशा, इतनी हालात कभी नहीं थी इस किस्म की हुई। इतने दौड़े भागे, रात की नींद खराब हो गई, एमआईडीसी के चक्कर में ऐसे आए, इतनी बुरी तरह से उलझ गए कि ऐसा लगा कि अपना काम था ही नहीं। हमने वो प्लॉट आधा बनाया, कंस्ट्रक्शन कई बार बिकने निकाला। डिस्ट्रेस सेलिंग आप जानते हो, वहां तो गिदड़ बैठे हुए थे, डिस्ट्रेस सेलिंग बोला तो मैं कितने फुगट भाव में लूं। अंत में अशोक जी चौहान, आदरणीय अशोक जी चौहान जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उद्योग मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से 2007 में हमारा फैक्ट्री पहला कारखाना शुरू हुआ। सब डायरेक्टर्स को लगा बस अभी पैसों का पेड़ लगाया है, अभी पैसों की बारिश होगी। शुरू के 2 साल तक मैंने ये फैक्ट्री चलाई। सौभाग्यवश इसका लोकेशन जो है मुंबई से करीब है। अपने भारतवर्ष के सभी फार्मा कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसेस मुंबई में है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्राथमिकता मिलती थी। तो शुरू से ये हमारी कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी। मैं स्वयं उसे चलाता था, रोज कामकाज बढ़ रहा था, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे थे, कस्टमर बढ़ रहे थे, खुशियां आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसी अनबन हो गई 5 संचालकों में, ईगो क्लैशेस हुए थे। मैंने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया, और जो संचालक उसे असफलतापूर्वक चला रहे थे उनसे वो संभाला गया नहीं। खर्चे ज्यादा, आमदनी कम, क्रेडिटर्स का पैसा, बैंक का पैसा, सैलरी सब थकने लगा, और नुकसान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। अंत में सोचा कि इसे हम लोग अभी बेच देते हैं। वार्ता सब तरफ दी गई। एक महानुभाव आगे आया कि इसे हम लोग खरीदते हैं 8 करोड़ 11 लाख, ये उसकी कीमत तय हुई। 11 लाख हमें बयाना यानी टोकन मिला। 1 महीने का ड्यू डिलीजेंस था। 1 महीने के ड्यू डिलीजेंस के बाद में 1 करोड़ रुपया मिलना था, और उसके बाद में जो कागजात, जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के बाद पूरा पैसा मिलने वाला था। हमें बड़ी आशा लगी, वो पैसा अगर डील क्रैक हो जाता तो हमें अपने लागत का आधा पैसा मिलने वाला था, क्योंकि बैंक को चुकाना, क्रेडिटर्स को देना, जो नुकसान हुआ था हमें खाली 50%, यानी कि अगर मैंने 1 रुपया लगाया तो मुझे सिर्फ 50 पैसा घर पे लेके जाना था, तो भी हम सब खुश थे। सोचा जान छूटी। 1 महीना खत्म हुआ, ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट आया, वो निगेटिव था। महानुभाव ने बोला मैं आपकी कंपनी खरीद नहीं सकता हूँ, आपका रिपोर्ट का निगेटिव है। हमें सदमा पहुंचा, हम बड़े दुखी हुए। सबने एक बार मानसिकता बना ली कि इसको बिकना है, तो कोई भी उसे गंभीरता से चलाने में लक्ष्य नहीं देगा था। सबको लग रहा था कि इसे कैसा भी करके बिके। एक भी जन आगे आने को तैयार नहीं था तो उस कंपनी खरीदने के लिए, और दिन ब दिन असंतोष बढ़ते जा रहा था, दिन ब दिन नुकसान बढ़ते जा रहे थे। भाई साहब के साथ रोज पान पर चर्चा जो होती थी, हमने सोचा कि इसे तो हमने सुचारू रूप से प्रॉफिट में चला है। शुरू में 1-2 साल तो बहुत अच्छी तरह से चला, मुझे पूरा विश्वास था कि ये कंपनी में चला सकता हूं। मैंने सभी संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रपोजल रखा कि यह फैक्ट्री आप एग्रीमेंट करके मेरे नाम कर दो। आज से आपका किसी को लेना देना नहीं। बैंक में जो पर्सनल गारंटी की है, जिसकी चिंता उनको सता रही थी, वो भी आज से तुम्हारी कैंसिल। जो मार्केट की लायबिलिटीज है वो सब आज से मेरी। और एक खूबी की बात, आप अन्य लोगों को आधे कीमत में बिकने को तैयार हो, मैं आपको पूरा पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है आज मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं। मैं आपको 18 महीनों में 1.5 साल में पूरा पैसा आपको देता हूं, आप मुझे एग्रीमेंट करके ये। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और इतना अच्छा प्रपोजल भी नहीं था। आखिर में हम सब दोस्त एक दूसरे को विश्वास भी तो करते ही थे। उन्होंने वो सब माना और एग्रीमेंट करके 2013 में वो कंपनी का, मैं जो डूब रही थी ऐसी कंपनी मैंने एक्वायर की। ओपीडी क्लिनिक मेरा चालू था,
राजू दादा को मैंने डायरेक्टर बनाया, अपने कंपनी में शामिल किया। हम दोनों भाई अभी कड़ी मेहनत करने लगे। सुबह शाम ओपीडी, दोपहर में फैक्ट्री जाता था। हफ्ते में 2-3 दिन मर्चेंट एक्सपोर्टर्स या फार्मा हाउसेस को मिलने के लिए लोकल ट्रेन से धक्के खा के जाना, धक्के खाते आना। दोपहर का खाना मैं खाता नहीं था, रोटी सब्जी दाल चावल मिक्स करके मिक्सर में बना के एक लोटे में मेरा दोपहर का खाना पीने के लिए तैयार रहता था। इस किस्म की हमने कड़ी मेहनत कई सालों तक करने के बाद यह कंपनी मुनाफे में आने लगी। आपको बताते समय बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैंने 1.5 साल का जो उनसे समय लिया था, हमने केवल 6 महीनों में सभी संचालकों का पूरा पैसा दिया। अगले 6 महीनों में हमने बैंक को पूरा लोन चुकाया और केवल 1 वर्ष में जो कंपनी नुकसान में जाती थी वो प्रॉफिट में आया और डेट फ्री कंपनी हुई। उस कंपनी पर कोई कर्जा नहीं, केवल 1 वर्ष में। उस कंपनी में जिस तरह से हमें सफलता मिलती गई, वहां पर जो हमारे मेजरली क्लाइंट्स थे तो वो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स थे। फिर से वही फॉर्मूला, सफलता मिल गई, महत्वाकांक्षा जागरूक हुई। अब हमारी नजर मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पर। भाई ये दवा हमारे से बनाता है, मुनाफा जोड़ता है, कहाँ जाके बिक के आता है। अगर हम ये एक्सपोर्ट स्वयं शुरू करें तो हमारे मुनाफे में जरूर इजाफा होगा। बस यही विचार से हमें एक्सपोर्टर बनाने के लिए प्रेरित किया। 2016 में 47 साल की उम्र में हमारे परिवार का पहला सदस्य यानी स्वयं डॉक्टर दिगंबर झंवर परदेश निकले अपने उद्योग व्यापार के विस्तार के लिए। जाना था नाइजीरिया, अफ्रीका। घर में किसी ने तुम्हें बता दिया कि नाइजीरिया अफ्रीका में राक्षस के समान लोग रहते हैं, वहां जाना आसान है, आना बड़ा मुश्किल है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। मम्मी की एक ही रट लग रही थी, दिगंबर यानी कि मैं बहुत लालची हो गया है। इतना सब अच्छा कुछ चल रहा है, हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था इस किस्म की आज हमारी समृद्ध संपन्न वास्तविकता है। तुझे जाने की जरूरत क्या है? पहले से अपनी फितरत, कंफर्ट जोन में रहना नहीं, महत्वाकांक्षों को मिटने देना नहीं। हम तो चले नाइजीरिया पहुंच गए। पहली मेरी यात्रा बहुत सफल रही, क्योंकि वहां हर दुकान में जाता था वो इंपल्स हमारी कंपनी के दवाई बने हुए देखी थी। उस दवाइयों को मर्चेंट एक्सपोर्ट में वहां बिका था। हमने जाया, सो व्हाट रेट होता है 50 सेंट्स टेक 48 सेंट। छोटा सा नेगोशिएशन के साथ मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स 50 to 40 फीट कंटेनर्स की ऑर्डर मेरी पहली यात्रा में मिली, जो इंपल्स के लिए 3 महीनों का काम था। इस तरह हमें जो सकारात्मक प्रतिसाद एक्सपोर्ट्स में मिला, तो हमने सोचा हम इसी सेक्टर में अपना काम क्यों नहीं बढ़ाए। उसके बाद में कई देशों के हमने यात्रा की, हमारा काम बढ़ाया, एक्सपोर्टर्स बने। आज इंपल्स का 2 स्टार गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट हाउस है। 2013 से 2017 तक हमने 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लगाए, 6 मार्केटिंग कंपनियों में हिस्सेदारी ली। विश्व के 49 कंट्रीज में हमारा आज व्यापार चल रहा है। मुझे और बड़े भाई साहब को एक पुत्र संतान है, जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। वो उनके क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन बनकर बहुत अच्छी तरह से अपना भविष्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक उद्योग व्यापार में सम्मिलित होना प्रशस्त समझा। वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभी हमारी ताकत 4 गुना बन गई। पहले मैं अकेले था, फिर भाई साहब आए, फिर उनका बेटा आया, फिर मेरा बेटा आया। तो अभी हमारा संकल्प है 2030 तक और कई सारी फार्मा कंपनी लगाना, और इस तरह से लगाना उस पर्टिकुलर डोज में भारतवर्ष में सबसे बड़ी हो। कमला ग्रुप का वैल्यूएशन कम से कम 10,000 करोड़ का करना, IPO लाना, IPO से जो धनराशि प्राप्त होगी उसको 100 एकड़ जगह में भारतवर्ष का सबसे बड़ा CDMO बनाना, और इसके साथ साथ मेरा जो लौकिक सपना है कि US$ में हमारे परिवार का पहला सदस्य बिलियनर बनने का मेरा सपना भी इसके साथ साकार होगा। ऐसा मुझे विश्वास है
ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों के आशीर्वाद रहा तो ये मेरा सपना जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। यहाँ पर मेरा प्रथम चरण समाप्त करता हूँ। अगले चरण में सफलता का मंत्र पर बात करना चाहूंगा। मेरी नजर में सफलता की परिभाषा आपके सामने रखता हूं। निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करना, अर्थार्जन के उत्तम और श्रेष्ठतम स्रोत निर्माण करना, जिससे स्वयं के और परिजनों की सभी मंगल पवित्र कामनाओं की संतुष्टि हो सके, समाधान हो सके, समाज में मान सम्मान को प्राप्त करना और समाज के सभी विधायक रचनात्मक कामों में योगदान देने की क्षमता को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व चारित्र से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को प्राप्त करना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य, लौकिक व्यवहारिक लक्ष्य होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। विश्व के अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत सफल महानुभावों के अगर आप चरित्र देखते हैं, उनकी जीवन गाथा देखते हैं, तो आपको कुछ आदतें कॉमन मालूम पड़ती है, कॉमन हैबिट्स ऑफ दिस सक्सेसफुल पीपल। उन सभी का यहाँ पर विवेचन करना समय के सीमा को ध्यान में रखते असंभव है, लेकिन उन बिंदुओं को उजागर करना मैं जरूरी समझता हूँ। उसमें कुछ जो विशेष बातें हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि वो सब लोग रोज सुबह जल्दी उठते थे। अर्ली टू बेड अर्ली टू मॉर्निंग, जिसके जो इंग्लिश की एक फ्रेज है जिसमें हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रखते हैं। सुबह का जो समय होता है काफ़ी ऊर्जावान होता है, तो इसलिए आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, यानी कि रात में जल्दी सोना है। 7-8 घंटे की निद्रा संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। बाद में आपका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित और विकसित रखने के लिए विशेष प्रयास निरंतर प्रतिदिन करना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिमिंग एक्सरसाइजेस जो है वो करना, जिससे आपको फिजिकल फिटनेस बना रहे। बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, फिक्शन की नहीं, मनोरंजन की नहीं। किताबें तो वो पढ़ी जाएगी जहाँ पर प्रेरणादायी हो, प्रभावशाली लोगों के जीवन गाथा लिखी हो, जो पढ़ने से आपके मनो मस्तिष्क को इस तरह से सकारात्मक प्रभावित करे, आपके व्यक्तित्व और चारित्र को नई दिशा दे। इस किस्म के जीवन गाथा, इस किस्म का किताबें आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपका IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान धारणा प्राणायाम का रोज अभ्यास करें, जिससे आपका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ेगा। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको सुपर पावर क्रिएटर गॉड से विश्वास रखकर प्रार्थना के माध्यम से रोज नियमित रूप में जुड़ना होगा। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आहार नियम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सम्यक मात्रा में संतुलित शाकाहार का भोजन करना, अपने माता पिता वरिष्ठ गुरुजनों के प्रति विश्वास, आदर, समर्पण भावना के साथ कृतज्ञतापूर्वक व्यवहार करना, ये सद्गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहले मेरी परिभाषा में जो मैंने जो व्याख्या बताई सफलता की, उसे प्राप्त करने के लिए इन सद्गुणों के साथ क्रियान्वित कैसा हो, इसके बारे में संक्षिप्त में बताता हूं। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, विचार मंथन से संकल्प की प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रकार का जो संकल्प होता है वही आपकी नींव होती है सफलता का रास्ते, सफलता तक पहुंचने के लिए। तो इसी किस्म का एक उच्चतम श्रेष्ठतम संकल्प को निश्चित करें। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम बिजनेस टाइकून, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम रिच एंड फेमस। इस किस्म की स्ट्रॉन्ग डिजायर बिकम्स deep rooted thoughts get converted into your action get converted into your habits get converted into your nature gets converted into character, and character gives you the attitude, and this attitude जिसे हम अभिगम कहते हैं, यही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा।
Please believe in law of attraction. I personally believe in it. I really practice it. Please believe in power of subconscious mind. I personally believe in it. Please believe in supreme power God. I personally strongly believe in it. Please take out quality time for daily prayers. आप विश्वास करो, जब समय साथ नहीं देता, इस किस्म की कठिन परिस्थितियों से उभरने के लिए, आपका मनोबल ढलने नहीं देने के लिए, ये आपको जरूर काम आएगा। उस समय पर अगर ईश्वर का साथ रहेगा, आपका मनोबल इतना दृढ़ रहेगा कि आप कहोगे कि कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। किसी ने सटीक कहा है, फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा खुद करे, वो क्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। Please believe and practice affirmative techniques. Thinking low is a crime. ओछी सोच, ओछा विचार, ओछे सपने एक पाप है। HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिस्पेक्टेबल दीपक जी पारिक हमेशा अपने लक्ष्य कितना ऊंचा रखना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। वो क्रिकेट T20 का एग्जाम्पल देते हैं। 20 overs, 120 balls, set your target to hit 720 runs. That means every ball 6 runs. So set your goal of highest of possibilities and capabilities. Of course, you have to see the resources also. You born poor is not your fault, but if you die poor is definitely your fault. तो इस तरह आप आपका क्षेत्र का चयन करें, लक्ष्य निर्धारित करें, उच्चतम पढ़ाई करें। उच्चतम पढ़ाई में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्लीज डू नॉट रश टू गेट मोर एंड मोर डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhDs. No, you need to take must and enough optimum education. If you want to be an academician, then you go for the postgraduate, PhDs, go on collecting. But if you want to be an entrepreneur, optimum education is enough. एक बार आपने उस क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त की, तो आप उसी क्षेत्र के नामांकित कंपनी में काम करना शुरू करो। कई साल निरंतर काम करने से आपको अनुभव आएगा। आप अभी क्वालिफाइड हो, आपको एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस कंटिन्यूस करते समय आपको उसको एक्सपर्टीज मिलेगी। नाउ विथ दिस क्वालिफिकेशन और इस किस्म की जो आपको अनुभव आया है, दिस इज द राइट टाइम टू क्विट फ्रॉम योर जॉब, मेक द प्लेस वैकेंट फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट टू ज्वाइन एंड नाउ यू एंटर इन योर ओन। अपना स्वयं का उद्योग व्यापार शुरू करें। उद्योग व्यापार करते समय अपने उसी क्षेत्र का ट्रेडिंग, मार्केटिंग करें, अपनी प्रोडक्ट बास्केट बढ़ावें, कस्टमर बेस बढ़ावें, यंग इंथुजियास्टिक मार्केटिंग टीम तैयार करें, कुछ इस किस्म का USP प्रोडक्ट डेवलप करें कि जिससे आप कंपनी की पहचान हो। जब आपको एक मार्केट साइजेबल प्राप्त होगा, दैट इज द राइट टाइम टू पुश योरसेल्फ फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग में शुरू में स्मॉल स्केल में शुरू करना है, उसके बाद में जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उसे स्केल अप कर सकते हो। लेकिन अंतिम लक्ष्य आपका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री सेज इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज देयर। और हम भी देखते हैं यूरोप में, चाइना में, जहां पर औद्योगिकीकरण पहले आया, वहां पर कितनी संपन्नता, कितनी समृद्धता वहां पर आई। Don't forget to bring ethics, moral principles, values, discipline, and most important, spirituality to your business, which can give you growth, progress, and success. And that will ultimately give you peace, prosperity, and reputation in the society. BFPS के ज्ञान वत्सल जी कहते हैं, वो डिफाइन करते हैं, what is growth, what is progress, and what is success. Enhancement in your materialistic assets
का मतलब इस साल आपका 50 करोड़ का टर्नओवर है, अगले साल आपका 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। इफ दिस ग्रोथ इज एडेड विथ डिसिप्लिन, एथिक्स, मोरल, then it will be called as a progress. And this progress is added with humanity, spirituality, religiousness, giving back to society, and that is called ultimate success. And this success gives you peace, prosperity. Do not be in wrong influence and overconfidence that you have got money, power, connect, and nobody can touch you, nobody can catch you. You will be inviting troubles for yourself. So आपको एथिक्स को भूलना नहीं है और इस तरह से आप अपना काम काज आगे बढ़ाते रहें। The day you decided to be an entrepreneur, keep in mind that you should be ready to face, to deal with, to combat with multiple obstacles, failures, setbacks. आपके जीवन में जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि आपको कई सारे ट्रबल्स को, टर्बुलेंसेस को, ऑब्स्टेकल्स को, सेटबैक्स को, फेलियर्स को सामना करना पड़ेगा, बट आप बने रहो। उसके लिए स्पेशल वर्ड है परसिवरेंस, आप उसमें लगे रहो। Alibaba.com के फाउंडर चेयरमैन जैक मा सर हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहते हैं, in entrepreneur's life today is bad, tomorrow is worst, but the day after tomorrow is beautiful. But irony is that most of the entrepreneurs die next day evening. They don't exist to see the beautiful day after tomorrow. The crux of the saying is that please continue, do not stop. Failure is not failure unless you stop. Swami Vivekananda ji कहते हैं failure is not failure. Either you win or you learn. मुझे और एक बात बताते समय बड़ा गर्व होता है कि more your hardship you see in this journey, more blissful, happy moments you treasure for rest of your life. तो इसमें आप बने रहो. Do not stop. Success is yours. Please trust in your goal, trust in your roadmap, trust your capabilities. और आपको यश जरूर जरूर मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। सफलता प्राप्त होने के बाद आपकी मनोधारणा कैसी होनी चाहिए? सफलता का श्रेय कदापि अपने पुरुषार्थ को न दे, उसे ईश्वर को अर्पित करें, समर्पण भावना से अर्पित करें। यह सोचे कि ईश्वर ने आपने इस नियत विशेष कार्य के लिए चयन किया है, इसलिए प्राप्त धन, ख्याति, इसका विनियोग विनेश उसके मर्जी से करें, ना कि अपने स्वयं के उपभोग के लिए। यह ध्यान में रखें कि आपके सफलता में कई महानुभावों का, कई स्नेहियों का, अपने परिजनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में योगदान है। इसका आपको निरंतर ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? प्राप्त धन, ख्याति, शोहरत आपके सर चढ़ बोलेगा नहीं, आपके पैर निरंतर जमीन पर बने रहेंगे। आपके आचार विचार, आहार विहार में सात्विकता आएगी और आप समाज में विशेष मान सम्मान के लिए प्राप्त होंगे। सफलता धन प्राप्ति होने के बाद कुछ विशेष जिम्मेदारियों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऋण मुक्तता। प्रथम चरण की सफलता प्राप्त होने के बाद अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करो, अपने परिजनों के उत्थान के लिए काम करो। द्वितीय चरण की सफलता प्राप्त होते ही अपने समाज के उत्थान के लिए काम करो, और तृतीय चरण की जब सफलता आपको प्राप्त होगी कि अपने राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र उत्थान में अपना योगदान दो। राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र निर्माण से याद आया, यहाँ पर उपस्थित सभी मेधावी छात्रों को, विशेष रूप से उनके अभिभावकों को बताना चाहता हूँ, अगले 25 साल भारतवर्ष के हैं। यहाँ अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत अवसर उपलब्ध है। आप
आपकी जितनी भूख, जितनी प्यास है, बस बटोर लो। भारतवर्ष क्या है, इसको संक्षेप में बता के मैं अपनी बात को समापन करता हूं। भारतवर्ष हम सब जानते हैं प्राचीनतम सभ्यता है, इस एंसेंट सिविलाइजेशन। विश्व में सबसे बड़ी जनतंत्र है, विश्व में सबसे बड़ी लोक संख्या वाला देश है, यानी मानव संसाधन में अव्वल क्रमांक पर आता है। भारतवर्ष विश्व में सबसे युवाओं का देश है, ऊर्जावान देश है। औसतन आयु भारतवर्ष की 29 वर्ष है। इसका मतलब आधी आबादी 29 वर्ष के नीचे, आधी आबादी 29 वर्ष के ऊपर की है। और भारतवर्ष अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। इकोनॉमिक के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जीडीपी, एफडीआई, स्टार्टअप्स के बारे में संक्षिप्त में 30 सेकंड्स में बताता हूं, आप जरूर रोमांचित होंगे उस अंकों को सुनकर। जीडीपी के बारे में बताना चाहता हूं। भारतवर्ष विश्व में सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। 2015 में अपनी अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक पर थी, आज $4 बिलियन के साथ 5वें क्रमांक पर है। इस वर्ष के अंत तक 2024 दिसंबर तक वो 4थे क्रमांक पर होगी। 2030 में ये तृतीय क्रमांक पर होगी। 2040 में ये द्वितीय क्रमांक पर होगी। 2047 में जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते होंगे, उस समय भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। $40 ट्रिलियन के साथ महासत्ता बनेगी। मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें मुझे विश्वास है। आप सबको भी इसमें विश्वास रखना चाहिए। जीडीपी के विशेष रोचक तथ्यों को आपको बताता हूं। स्वतंत्रता के बाद पहला ट्रिलियन जीडीपी करने के लिए हमें 62 इयर्स इंतजार करना पड़ा। दूसरा ट्रिलियन केवल 8 वर्षों में मिला। तीसरा ट्रिलियन हमें केवल 5 वर्षों में मिला। अब भारत माता हर साल 1-1 ट्रिलियन जोड़ रही है। आपको एफडीआई के बारे में बताना चाहता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। विदेशी मुद्रा 1947 के बाद आज तक अपने देश में $1 ट्रिलियन का निवेश हुआ है। आपको बताते समय बड़ा हर्ष होता है। 50% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले केवल 8 वर्षों में आई है। विश्व के 162 देशों ने अपने देश में निवेश किया है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी विश्व के एक देश में इतने सारे देशों में कभी निवेश नहीं किया। अपने देश के 62 डिफरेंट सेक्टर्स में और 32 अलग-अलग स्टेट्स में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आई है। आपको बताता हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर साल स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर वर्ष जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ऊंचा होते जा रहे हैं। इट इज ब्रेकिंग इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब हर साल पूर्व के साल से ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। एफडीआई का केवल यह मतलब नहीं कि विदेशी मुद्रा अपने देश में आ रही है। इसका विशेष महत्ता यह है कि अपने भारत पर विश्व की नजर है, अपने पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी विश्वासार्हता है और अपने उज्जवल भविष्य पर उनका विश्वास है, इसलिए वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में औपचारिक रूप से स्टार्टअप्स ये कल्चर या अभियान शुरू किया। उस समय केवल रजिस्टर्ड 452 स्टार्टअप्स थे। आज भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स है। 1 लाख स्टार्टअप से ज्यादा आज यहां पर कार्यरत है भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज का मतलब है 1000 करोड़ की कंपनियां इन्हीं स्टार्टअप में से उभर कर आ रही है। यह भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको जानकारी मिलते ही
आप रोमांचित हो गए। केवल 15 दिनों में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा है, केवल 15 दिनों में, और यह गति बढ़ते जा रही है। आप जस्ट सी द पेस एंड स्केल ऑफ आवर इकोनॉमी। यहाँ पर बैठे हुए सभी भारतीयों का, हम भारत के सजग नागरिक होने का गौरव महसूस होगा। इस किस्म के अंग है। इसीलिए यहाँ पर उपस्थित मेधावी छात्रों को, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को विशेष आग्रहपूर्वक मेरा निवेदन रहेगा कि आपको आपका भविष्य, विद्यार्जन, नौकरी, उद्योग व्यापार करने के लिए विदेश जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भारतवर्ष बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रहा है। इसी भारत में आपको अनगिनत अवसर प्राप्त होंगे, आपके नौकरी के लिए, आपके विद्यार्जन के लिए, आपके उद्योग व्यापार के लिए। एक समय था स्वतंत्रता का, उस समय युवाओं को कहा जाता था कि आपके बलिदान की जरूरत है। आज बताना चाहता हूं, युवाओं को बलिदान के लिए अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान की जरूरत है। भारत का भविष्य उज्जवल है, भारतवासियों का भविष्य उज्जवल है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। और आप भी किंतु परंतु ना रखें, भारतवर्ष में रहकर भारत निर्माण में अपना जरूर योगदान दें। समापन में कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। मैं जिस आविर्भाव से, जिस अभिगम से आपके सामने प्रस्तुत हूं, मेरे व्यक्तित्व, चारित्र, मेरे वक्तृत्व, दातृत्व, नेतृत्व को जिन्होंने आयाम दिया, जिन्होंने दिशा दी, उन सभी महानुभावों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करना मेरा जिम्मेदारी समझता हूँ। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे इष्ट भगवान दत्तात्रेय, उनका परिवार, श्री त्रैलोक्य दत्त भगवान, श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीमन नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज, इनकी छत्र छाया में हमारा परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। बाद में हमारे नाना जी, नानी जी, आदरणीय स्वर्गस्थ रामनाथ जी, विपुला जी धूत, कमलाबाई धूत, इन्होंने हमें बचपन से धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार दिए। हमारे पिताजी जय किशन जी झोवर, जो इस विश्व में सबसे बड़े प्रशंसक समर्थक रहे। हमारी माता जी 78 साल की आयु में संन्यास्त जीवन जीकर हमारे 5 ही भाई बहनों पर, हमारे परिवार पर अविरत आशीर्वाद बरसा रही है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता राजू दादा, मेरा सबसे अच्छा मित्र, सबसे बड़ा सलाहकार, और अंत में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरी धर्मपत्नी पतिव्रता योगिता। इनके नाम के पहले मैंने पतिव्रता शब्द का उच्चारण विशेष रूप से किया। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ऋषि मुनियों में कभी भी, जब कभी भी पतिव्रता की व्याख्या की होगी तो योगिता की मूर्त, उसकी प्रतिमा सामने रखकर की होगी। इस किस्म का उनका व्यवहार, इस किस्म का आचरण आज तक हमारे परिवार में दिया है। इन सभी लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मैं आजीवन याद रखूंगा, इनका आजीवन ऋणी रहूंगा। इन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा वक्तव्य आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना, नई दिशा, नया उत्साह लाए। आप दिन प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाई हासिल करें। स्वयं का नाम, परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करें, और ऐसा कुछ करें कि इतिहास भी अपने लिए एक पन्ना रिक्त रखे, और उस रिक्त पन्नों को अपने अपने चारित्र व्यक्तित्व से रंगीन करना है। कबीरा कहते हैं, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार इस जिंदगी में यारो, पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जरूर मिलेंगे किसी अन्य दिन, किसी अन्य मंच पर, किसी अन्य विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महेश, जय श्री राम।